नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा नेशनल प्लान, ले सकता है हाई कोर्ट के मामले। ऑक्सीजन का पक्का बंदोबस्त नहीं कर पाई सरकार, देश भर में हाहाकार। टीके की कीमतों को लेकर सोनिया ने लिखी चिट्ठी, ममता ने उठाए सवाल। मोदी ने रद्द की कल की रैलियां, छठे चरण में करीब 80% मतदान। अमेरिकी आयोग ने कहा भारत में धार्मिक आजादी चिंताजनक, सरकार तिलमिलाई। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात और केंद्र सरकार की हो रही तीखी आलोचना के बीच हस्तक्षेप किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे संकट को नेशनल इमरजेंसी बतलाया है और सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। ध्यान रहे कि ऑक्सीजन, दवाइयों और बेड की कमी को लेकर देश की 6 हाई कोर्ट में इससे जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके पूछा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाओं और टीकाकरण पर राष्ट्रीय योजना क्या है। हालांकि सुनवाई के दौरान बेंच में शामिल जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी हाईकोर्ट के किसी भी आदेश पर अभिक्रमण नहीं करना चाहता है, लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने कहा कि हो सकता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना बेहतर हो। हम इस मामले को बाद में देखेंगे, अभी हम इस मामले को लेकर नोटिस जारी कर रहे हैं और मामले को कल देखेंगे। सीजीआई ने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ मुद्दों को वापस ले सकता है। बता दें कि ये तब हुआ है जब ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी और रेमडेसिविर दवा की कमी को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर देश के कम से कम 6 हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं और वो केंद्र सरकार को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो आज ऑक्सीजन को लेकर ये तक कह दिया कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो। इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत की संभावना बनेगी और ऐसा होने पर उसे गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। सवाल उठता है, जाहिर है कि एक बड़ा सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्या कर रहा था। वो अभी तक स्वतः संज्ञान उसने क्यों नहीं लिया था? क्या वो इंतजार कर रहा था कि देश भर के हाई कोर्ट सुनवाई शुरू कर देंगे, वो निर्देश देंगे, तब वो जागेगा और फिर उसकी सुनवाई करेगा और सारे मामलों को अपने पास बुलाकर अपने हिसाब से उनमें फैसला सुनाएगा? दरअसल लोगों को आशंका है कि ये सारी जो कवायद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो सरकार को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि तमाम हाई कोर्ट में केंद्र सरकार पर टीका टिप्पणियां हो रही हैं, केंद्र सरकार के लापरवाहियों पर टीका टिप्पणियां हो रही हैं और केंद्र सरकार के पास चूंकि कोई योजना नहीं दिखी है तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कल ही दिल्ली के हाई कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणियां केंद्र सरकार पर की हैं और यहाँ तक कि उसे एक अमानवीय कृत्य तक कह दिया है। तो चाहे मुंबई कोर्ट हो, चाहे चेन्नई, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, कोलकाता हाई कोर्ट हो, इन तमाम हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी की गंभीरता को देखकर भयावहता को देखकर और राज्य तथा केंद्र सरकारों के रवैये को देखकर कई निर्देश जारी किए हैं, कई टिप्पणियां की हैं और उससे हड़बड़ाई हुई हैं। अभी आपको पता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात कही थी तो योगी सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और उसने वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। तो बीजेपी की सरकारों को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मदद मिलती रही है, इसको ऑब्जर्वर लगातार देख रहे हैं। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही कि नेशनल इमरजेंसी है तो नेशनल इमरजेंसी पर इमरजेंसी की तरह सुनवाई होनी चाहिए। अर्णब गोस्वामी के मामले पर फटाफट सुनवाई हो जाती है। इसी तरह से और दूसरे मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत बैठ जाता है और निर्देश भी दे देता है। लेकिन इस मामले में वो सरकार को टाइम दे रहा है ताकि सरकार मैनेज कर ले। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और बड़े गंभीर सवाल हैं, क्योंकि खुद जो चीफ जस्टिस एस ए बोबडे हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं
और रिटायर होने के पहले वो इस तरह की बड़ी क्राइसिस में जो केंद्र सरकार फंसी हुई है और उसकी हर जगह थू थू हो रही है, आलोचना हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निंदा और भर्त्सना के केंद्र में है, सरकार की लापरवाहियां पूरे देश भर के सामने खुलकर सामने आ गई हैं, तब वो इस तरह से इस पूरे मामले को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में हर जगह आप देखिए सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है उसको लेकर बहुत ही तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संवेदनशीलता से ले तो अवमानना की हद तक जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया केवल इसी मामले में तो ऐसा नहीं दिखा है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था या और उस दौरान देश भर से मजदूर जाने लगे थे, तब उससे सुनवाई की अपील की गई थी, उसने टाल दिया था, और 2-3 महीने बाद जाकर फिर उसने यही काम किया था कि खुद ही उसमें दखल देना शुरू कर दिया था और सुनवाई की थी। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? ये जो उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया है वो आज से 1-1.5 महीने पहले भी वो ले सकते थे, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? तो बहुत सारे सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को लेकर, और ये भी लोगों की नजरें टिकी रहेंगी अब इस पूरे मामले पर कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट नेशनल प्लान मंगाकर करता क्या है। ये सरकार के मामले में सख्ती बरतता है या नहीं बरतता है? सरकार ने जो लापरवाही की है उनकी जांच पड़ताल वो अपने स्तर पर करता है कि नहीं करता है, या सरकार को एक मौका देना चाहता है, सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहता है? सरकार टाइम बाइंग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हालांकि ये सुओ मोटो का मामला है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्वतः स्फूर्ति कब आ जाती है, कब वो इस तरह के मामलों को अपने हाथ में ले लेता है। और अब दूसरा काम वो जो ये करने जा रहा है, जिसके बारे में बोबडे ने संकेत दे दिया है कि 6 हाई कोर्टों में जो सुनवाई चल रही जिन मामलों की, वो सारे अपने पास बुला लेंगी। तो जिसका मतलब है कि इन हाई कोर्ट में ये मामले नहीं सुने जाएंगे और उन राज्य सरकारों को एक तरह से कहना चाहिए छूट मिल जाएगी, उनकी आलोचना उन हाई कोर्ट में नहीं होगी। तो ये उनको बचाने की एक कवायद जैसी भी आपको लग सकती है। अगली खबर लेते हैं। मोदी सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर के अस्पतालों से कुछ ही समय की ऑक्सीजन बचे होने की खबरें आ रही हैं, जिनका मतलब है कि हजारों मरीजों की जान खतरे में है। ऑक्सीजन के टैंकरों की आवाजाही में भी समस्याएं आ रही हैं और लोगों को घर पर रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन जुटाने में पसीने छूट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस मसले पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और निर्देश भी दिया है कि ऑक्सीजन के टैंकरों को रोका न जाए। यही हाल रेमडेसिविर इंजेक्शन का है। सरकार उनकी आपूर्ति अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाई है और जमाखोरी से लेकर कालाबाजारी तक की रिपोर्टें आ रही हैं। उधर बुधवार को 24 घंटे में 3,14,835 पॉजिटिव केस आए हैं, जो कि दुनिया में किसी भी देश में अब तक एक दिन में आने वाले सबसे अधिक मामले हैं। इस दौरान 2,104 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक दिन में ये आंकड़ा भी सबसे अधिक है। ये लगातार 8वां दिन है जब कोरोना पॉजिटिव केस के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं सरकार इस बीच 146 जिलों को लेकर ज्यादा चिंतित है। ये वे जिले हैं जिनमें कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 15% से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 247 जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना से प्रभावित होने वालों की तादाद 5 से 15% तक है, यानी कुल मिलाकर 393 जिले कोरोना की चपेट में किसी न किसी रूप में जरूर आ गए हैं। तो एक तरफ ये भयावह आंकड़े हैं जो लगातार विकरालता ग्रहण करते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये तब है जब हमारी राज्य सरकारें आंकड़े छिपा रही हैं, आंकड़े को कम करके दिखा रही हैं और टेस्टिंग भी उस पैमाने पर नहीं हो रही है जिस पैमाने पर की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि इससे भी कहीं ज्यादा संख्या मरीजों की हो सकती है और मरने वालों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पूरे प्रदेशों से जो खबर मिल रही है, पूरे देश से जो हाहाकार मचा हुआ है,
जिस तरह से कब्रिस्तानों में या श्मशानों में शवों के दफनाने की संख्या सामने आ रही है और जो राज्य सरकार दावे कर रही है उनमें भेद है, वो बताता है कि बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं और ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पताल में सुविधाओं का न होना, दवाइयों की कमी, ये सब तरफ एक समान एक पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं। और हम देख ही रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। मोदी जी प्राइम टाइम में आके गाल बजाकर चले गए हैं, लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं और ना ही सुधरने में भी वक्त लगता है, क्योंकि इस सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी, इसके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, गवर्नेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है, हर मोर्चे पर सरकार नाकाम दिख रही है और इसलिए चिंता की बात और बढ़ जाती है कि आखिरकार इस सूरत में होगा क्या। तो एक तरफ कोर्टों में मामले चल रहे हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ मीटिंग करके प्रधानमंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उपाय कर रहे हैं, लेकिन उन उपायों का जमीन पर कहीं कुछ असर दिख नहीं रहा है अभी तक। और सभी जगह से आप सोशल मीडिया पर देखिए, तमाम आपको रिक्वेस्ट मिलेंगी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, एक बेड दिलवा दीजिए, दवाई नहीं मिल रही है, ये तमाम हाहाकार आपको सोशल मीडिया पर सुनने को मिल जाएगा। और आप अपने मित्रों परिचितों को फोन करेंगे तो वो भी आपको इसी तरह की जानकारियां देंगे, किस्से कहानियां सुनाएंगे कि किस तरह से लोग परेशान हैं देश भर में। तो सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही कष्टप्रद है और पूरा देश उसको भुगत रहा है। अगली खबर लेते हैं। कोरोना के टीकों की कीमतों को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिर सवाल उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में पूछा है कि क्या नागरिकों को ऊंची दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा? ये तो राज्य सरकारों के खजाने पर भी भारी पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया है कि एक ही कंपनी द्वारा निर्मित एक ही वैक्सीन के 3 अलग अलग दाम कैसे हो सकते हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि बीजेपी वैसे तो हर समय एक देश एक पार्टी एक नेता करती रहती है, लेकिन जब लोगों की जान बचाने की बारी आई है तो वे सभी के लिए वैक्सीन की एक कीमत नहीं रख सकते हैं। ममता ने कहा कि हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की जरूरत है। सरकार कोविड के टीके के लिए एक कीमत तय करनी चाहिए उसको, चाहे उसका भुगतान राज्य करे या केंद्र करे। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो कोविशील्ड को केंद्र सरकार को 157 रुपए में ही देता रहेगा, लेकिन राज्यों को 400 रुपए में देगा और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में देगा। तो एक ही प्रोडक्ट के एक ही देश में 3-3 कीमतें क्यों होनी चाहिए? इसको लेकर तमाम विपक्षी दल, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने बहुत तीखी टिप्पणियां करके सवाल सरकार से पूछा था कि ये क्या है, और राहुल गांधी लगातार ऐसे प्रश्न उठाते रहे हैं, ऐसे उपाय भी सुझाते रहे हैं जो अंततः केंद्र सरकार को मानने पड़े हैं। तो राहुल गांधी लगातार साल भर से कोरोना के बारे में जो कुछ कहते रहे हैं वो सही होता रहा है, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि इसकी एक कीमत होनी चाहिए और कम कीमत होनी चाहिए ताकि सब लोग को वो टीका लग सके। राज्यों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार की इन दवा कंपनियों के साथ साठगांठ है? मोदी सरकार इन दवा कंपनियों को क्या खुश करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने ही पीएम केयर्स फंड से जो वैक्सीन खरीद के विदेशों को निर्यात की है वो 210 रुपए में की है एक डोज, और अब वही 400 रुपए में राज्य सरकार से कहा जा रहा है कि आप खरीदिए। तो ये एक विसंगति है जिसको लेकर तीखे सवाल उठ रहे हैं, और सरकार और कारपोरेट और दवा कंपनियों के आपसी मिलीभगत और गठजोड़ को लेकर भी शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। तो क्या प्रधानमंत्री अपने मित्रों की जेबें भरने के लिए प्राइवेट कंपनियों को ये छूट दे रहे हैं कि इस महामारी के समय में, जब इतनी आम लोग इस तरह से गुजर रहे हैं और पिछले 4-5 सालों में उन्होंने जो अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया है, उससे जो बेरोजगारी और भुखमरी और गरीबी की स्थिति बनी है, उसमें भी इन कंपनियों को लूट खसोट की इजाजत वो देना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक बार फिर से इस पूरे घटना ने सरकार के रवैये को, सरकार के चरित्र को बेनकाब कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कटघरे में खड़े हैं कि आखिरकार वो ऐसा कैसे होने दे रहे हैं। वो एक तरफ दम भरते हैं कि वो चाय वाले हैं और आम आदमी के लिए सोचते हैं, लेकिन जब उनकी नीतियां बनती हैं तो सभी उद्योगपतियों के लिए क्यों होती हैं, उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद क्यों होती है, सारी रियायतें वो उद्योगपतियों के लिए क्यों अलग बचा कर रखते हैं, और जब आम लोगों को ज़रूरत होती है तो इस तरह से उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कम कीमत हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लगें और जल्दी से जल्दी कोरोना से हम मुक्ति पाएं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का न पहुंचे। अगली खबर का रुख करते हैं। लगातार हो रही आलोचना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। उन्होंने इसके लिए कारण बताया है कि वे हाई लेवल मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी भारी भीड़ वाली रैलियां की और उनमें वो मास्क लगाए हुए नहीं दिखे। उधर कोरोना के प्रकोप के बीच पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण के लिए 43 सीटों के लिए करीब 80% मतदान हुआ। संभावना थी कि कोरोना के भय से शायद कम मतदाता वोट डालने के लिए निकले, मगर ऐसा नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में हो रही राज्य में 10,000 से ज़्यादा मतदान, माफ कीजिएगा, पिछले 24 घंटे में राज्य में 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बावजूद सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई और शाम 4 बजे तक ही 71% मतदान हो चुका था। आज के चरण को मिलाकर आखिरी 3 चरण सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम है। इस दौर में 4 मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें ममता की सत्ता में वापसी में सबसे निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। ये जिले हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर। लेकिन बीजेपी ने भी हाल में इस इलाके में बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान चलाया है और पार्टी के तमाम नेता रैलियां कर चुके हैं। उत्तर 24 परगना की 17 और नदिया जिले की 9 सीटों पर अल्पसंख्यकों के अलावा मतुआ समुदाय का खासा असर है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आई और उन्होंने अपनी रैलियां कल के लिए बंद कर दी हैं, रद्द कर दी हैं। उम्मीद करना चाहिए कि कल के बाद होने वाली रैलियों को भी इसी तरह वो रद्द कर देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है। तमाम नेताओं ने अपनी रैलियों को रद्द किया है या बहुत ही छोटा कर दिया है। कांग्रेस ने रद्द कर दिया, उसके सबसे पहले लेफ्ट पार्टियों ने ये कहा, ऐलान किया था, फिर कांग्रेस ने किया, फिर टीएमसी ने अपने कार्यक्रमों में कटौती की है, लेकिन कुछ छोटी छोटी रैलियां वो ममता बनर्जी कर रही हैं। अमित शाह मेगा रैली आज भी करते नजर आए, उन्होंने उसमें कोई कटौती नहीं की है और प्रधानमंत्री ने ऐन वक्त पर, हालांकि कल उनकी रैलियां थी और एक कोलकाता में भी रैली थी, उसकी तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन इतना दबाव है उनके ऊपर पूरे देश भर का कि उन्हें अंततः अपना फैसला बदलना पड़ा। पूरा देश ये महसूस कर रहा है कि ये सरकार निकम्मी साबित हो रही है, प्रधानमंत्री नाकारा साबित हो रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने अपना फैसला बदला है। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे की जो सभाएं हैं उनको भी वो रद्द करके समझदारी का परिचय देंगे। आज की अंतिम खबर लेते हैं। धार्मिक आज़ादी को लेकर अमेरिका ने भारत को एक बार फिर से झटका दिया है। धार्मिक आज़ादी का आकलन करने वाले पैनल यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति को चिंताजनक बताया है। आयोग ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक हालात वाले देशों की सूची में रखने की सिफारिश की है। ऐसा उसने लगातार दूसरे साल किया है। इसके अलावा अमेरिकी कमीशन ने कहा है कि अमेरिका को भारत के सामने धार्मिक आज़ादी के मुद्दे को बार बार उठाना चाहिए। इस कमीशन की रिपोर्ट में जिन मुद्दों पर चिंता जताई गई उनमें नागरिकता संशोधन कानून, NRC, अंतर धार्मिक शादियों को लेकर बनाए गए कानून और कोरोना की शुरुआत में तबलीगी जमात को कोरोना के लिए निशाना बनाए जाने को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हिंदू भीड़ को क्लीन चिट दे दी गई और मुसलमानों के साथ बल का प्रयोग किया गया। उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल रहा है अदालतों में। उसने ये भी कहा कि NRC से आगे और तबाही आएगी।
अंतरधार्मिक शादियों को लेकर बनाए गए कानून से गैर हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। इस कमीशन ने जिन 3 अन्य देशों की इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, उनमें रूस, सीरिया और वियतनाम शामिल हैं। मोदी सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पिछली बार की तरह उसने कहा है कि भारत में सब कुछ ठीक है और अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। आप दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करेंगे तब कुछ नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे, आप नारा लगाएंगे इस बारी ट्रंप सरकार, तब वो अंदरूनी किसी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं होता है। आप कई बार ऐसा कर चुके हैं और फिर ये आप भूल जाइए कि देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं उससे दुनिया ना वाकिफ है या उसको लेकर कोई चिंता नहीं होगी। जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सब देख रहे हैं और एक बार नहीं बार बार ऐसी गतिविधियां सामने आ रही हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी दंगे कराए जाते हैं, कभी सत्तारूढ़ दल के नेता इस तरह के बयान देते हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा और नफरत का भाव होता है और हिंसा को उकसाने वाली नारेबाजी भी की जाती है। दिल्ली दंगे हो, एनआरसी हो, सीए हो और दूसरे जितने भी ये सारे मामले हुए हैं, वो सब बताते हैं कि भारत में अब जो धार्मिक आज़ादी का मामला है, किसी एक धर्म को मानने के लिए दूसरा है और किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए दूसरा है, यानी हिंदू और मुसलमानों में ही फर्क किया जा रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है। आप मोदी जी और उनकी सरकार ये चाहेगी कि चुपचाप ये होता रहे, ये संभव नहीं है। ये दुनिया अब बहुत सारे जन माध्यमों से घिरी हुई है और हर पल की खबर दुनिया को मिल जाती है। जब तक मोदी सरकार मीडिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर लेती है, कोशिश वो पूरी कर रही है, मोदी मीडिया कंट्रोल में है, लेकिन कुछ मीडिया भी खुले हुए हैं, तब तक ये चलता रहेगा और इस देश की जो असली हालत है वो दुनिया के सामने आती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इनको लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।